गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आप सभी कैसे हैं। आज हम पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम भोजन पकाने की विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भोजन पदार्थों को विभिन्न पाक विधियों के द्वारा पकाया जाता है, जिससे कि जो भोजन है वो हमारा सुपाच्य, जीवाणु रहित, पौष्टिक, आकर्षक और स्वादिष्ट हो जाता है। जिन विधियों और प्रक्रियाओं द्वारा भोजन को पकाया जाता है उन्हें ही पाक कला या आर्ट ऑफ कुकिंग फूड्स या भोजन पकाने की कला कहते हैं। भोजन जो है उसको मतलब कि सुरुचिपूर्ण व आकर्षक तरीके से परोसना एक कला है, जबकि भोज्य पदार्थों को तैयार करते और पकाते समय जिन बातों को ध्यान में रखकर पकाने की प्रक्रिया की जाती है, जिससे कि भोज्य पदार्थों का पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं हो तथा भोज्य पदार्थों का पौष्टिक मूल्य भी कम ना हो, वो विज्ञान कहलाता है। भोजन को पकाने के उपरांत उसके पौष्टिक मूल्यों में वृद्धि होना ही विज्ञान कहलाता है। आज हम भोजन जो है वो पकाने की विभिन्न विधियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। भोजन जो पकाने की जो विधियां हैं वो बहुत सारी हैं। आज हम यहाँ पर कुछ विधि का आज हम अध्ययन करेंगे और बाकी जो विधियाँ हैं उसका अध्ययन हम कल करेंगे। देखिए, भोजन जो पकाने की जो विधियाँ हैं उस भोजन को विभिन्न माध्यमों के द्वारा पकाया जाता है। देखिए, जिसके अंतर्गत सबसे पहली जो हमारी जो विधि कहलाती है वो है पानी द्वारा, यानी कि भोजन को जल के द्वारा पकाना। यानी कि जो इसमें माध्यम होता है वो क्या होता है, जल होता है। इस भोजन को जल के माध्यम से जो पकाने की जो विधियां होती हैं उसके अंतर्गत 3 विधियां और आती हैं। जैसे कि पहला है हमारा बॉयलिंग, दूसरा है गुनगुने पानी में पकाना यानी कि खदकाना, जिसको कि इंग्लिश में सिमरिंग मेथड भी बोलते हैं, और तीसरा स्टूइंग करना, यानी कि बॉइलिंग, सिमरिंग और स्टूइंग। ये तीनों जो विधियां हैं ये हमारी भोजन को जल के द्वारा पकाने के अंतर्गत आती है। अब देखिए, भोजन पकाने में जल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जल के द्वारा भोजन को निम्नलिखित तरीके से पकाया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो मेथड आता है वो कहलाता है बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? ये भोजन पकाने की सबसे सरल और सुगम विधि होती है। इसमें भोज्य पदार्थों को पानी में रखकर उबाला जाता है, परंतु पानी की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि भोज्य पदार्थ पानी में अच्छी तरह से डूब जाए। चावल, दाल, अंडा, आलू, शक्करपारे, सूखे मटर हो गया, फलियां आदि, इन सभी को पानी में उबाला जाता है। और उबालने के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और पानी की मात्रा भोज्य पदार्थ की मात्रा से दुगनी या 2.5 गुना होनी चाहिए। अब इसके अगर हम लाभ देखते हैं, अगर हम उबालना है उस मेथड्स के लाभ भी हैं। देखिए, पहला, उबालने से जो पोषक तत्व हैं वो कम से कम नष्ट होते हैं। दूसरा, भोजन हल्का, नरम और सुपाच्य होता है और रोगियों के लिए भी अति उत्तम होता है। जिस पानी में भोज्य पदार्थ को उबाला गया है उसे नहीं फेंकना चाहिए, अन्यथा जल में घुलनशील जो पोषक तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये थे सारे लाभ, परंतु उबालने की कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे उबले हुए भोजन का स्वाद कम हो जाता है, हरी सब्जियों का रंग भी कुछ हद तक कम हो जाता है। अगर उबाले गए पानी का पुनः प्रयोग ना किया जाए तो पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम आगे बात करते हैं जल के द्वारा ही पकाने की विधियों में, जो दूसरा हमारा जो मेथड होता है वो है खदकाना यानी कि सिमरिंग। इस विधि में भोज्य पदार्थों को अधिक देर तक गुनगुने पानी में
यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड धीमी आंच पर अधिक देर तक पकाते हैं, जिसे कि खदकाना कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि सेवई बनाना जो कि धीरे धीरे बनती है, खीर हो गया, दाल, सब्जी आदि। उबालने के जो मेथड था उसमें जो टेम्परेचर था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जबकि जो खदकाना जो मेथड है इसमें 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रखा जाता है। अब खदकाने की जो विधि है इसके कुछ लाभ भी हैं। देखिए, पहले भोजन अत्यंत ही स्वादिष्ट बनता है। दूसरा, देखने में आकर्षक भी लगता है, क्योंकि धीमी धीमी मात्रा से या धीमे धीमे आंच पर ये जो पकाया हुआ जो भोजन होता है उसका जो स्वाद है वो भी अच्छा होता है, और वो भोजन देखने में भी आकर्षक लगता है। अब इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए, धीमी आंच पर भोजन को पकाने से भोजन के जो स्टार्च कण होते हैं वो फूलकर टूट जाते हैं, और जिससे कि उसमें विटामिन और खनिज लवण का नाश अधिक हो जाता है। फिर इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं, विटामिन सी और बी समूह और ए का नाश होने की जो संभावनाएं हैं वो अधिक होती है, क्योंकि जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। बी समूह के जितने भी विटामिन हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और उनके नष्ट होने के साथ साथ जो पोषक तत्व होता है वो भोजन का, उसमें भी कमी आती है। तीसरा जो है, मांस, अंडा, मछली आदि के जो प्रोटीन होते हैं वो देर से पचते हैं। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करेंगे आगे, भोजन को खदकाने के पश्चात जो जल के द्वारा जो भोजन पकाने की जो तीसरी विधि है वो है स्टूइंग मेथड। इस विधि में क्या होता है, भोज्य पदार्थ को बंद बर्तन में रखकर पकाया जाता है, और उसमें उतना ही पानी डाला जाता है कि भोज्य पदार्थ जले नहीं बल्कि अच्छे से पक जाए। आंच बिल्कुल धीमी रखी जाती है और टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और इस विधि से फल और सब्जियों एवं मांस का जो है वो स्ट्यू तैयार किया जाता है। इसके लाभ हैं, लाभ के अंतर्गत भोजन हल्का, सुपाच्य और स्वादिष्ट हो जाता है। दूसरा, बच्चों एवं रोगियों के लिए भोजन लाभदायक हो जाता है। और हानि में, पकाने में अधिक समय और ईंधन जो है वो व्यय अधिक होता है, और पकाते समय हमेशा यह सावधानी रखनी पड़ती है कि भोजन जले नहीं, क्योंकि इसमें भोजन के जल जाने की जो संभावना है वो अधिक होती है। अब हम बात करते हैं, ये थी सारी पहली विधि जो मैंने आपको बताई। जल के द्वारा भोजन पकाने की 3 विधियां हैं, उबालना, खदकाना और तीसरा जो है स्टूइंग मेथड, जिसके कि मैंने आपको लाभ और हानियां दोनों बता दी हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि, भोजन को भाप के द्वारा पकाना, यानी कि कुकिंग फूड थ्रू स्टीम। भाप द्वारा पकाना, स्टीमिंग क्या है? देखिए, इस विधि में भोजन को उबलते हुए पानी से निकली भाप के द्वारा पकाया जाता है। बर्तन के निचले भाग में पानी रहता है जिसे उबालने पर भाप बनती है, और इसी भाप में पकाने वाले भोजन को व्यवस्थित करके रखा जाता है। भाप से ऊष्मा निकलकर भोजन तक ट्रांसफ़र होती है, और ठंडे भोजन पर भाप संघनित हो जाती है और ऊष्मा मुक्त हो जाती है। ऊष्मा के संघनन की यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि भोजन और भाप का तापमान एक समान ना हो जाए। इस विधि से ज़्यादातर इडली, खमन, ढोकला आदि तैयार किए जाते हैं। भाप से जो पकाना है उसकी 2 विधियां होती हैं, जिसे कि हम प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है? इस विधि में भोज्य पदार्थ सीधे भोज्य पदार्थ के संपर्क में आते हैं।
इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी रखकर उसे आंच पर गर्म करते हैं और जब पानी उबलने लगता है तो दूसरे बर्तन में, जिसमें कि छोटे छोटे छेद होते हैं, पकाने वाले भोज्य पदार्थ को रखकर ऊपर से किसी प्लेट, ढक्कन या अन्य किसी बर्तन से ढक देते हैं। बर्तन में छिद्र होने से भोज्य पदार्थ सीधे ही भाप के संपर्क में आते हैं और भोजन पककर तैयार हो जाता है। इस विधि से खमन, ढोकला आदि बनाए जाते हैं। इडली पकाने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण, इडली स्टैंड भी आजकल मार्केट में आ रही हैं, उसमें भी डायरेक्ट इडली बनाई जा सकती है। ये था डायरेक्ट मेथड। इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत क्या आता है? इस विधि में भोज्य पदार्थ को एक छोटे बर्तन में अच्छी तरह से बंद करके बड़े बर्तन में खोलते हुए पानी में रखकर पकाते हैं। यानी कि एक छोटा बर्तन, उसमें जितना भी फूड इंग्रेडिएंट आपको डालना है वो डाल देते हैं और उसको बंद करके और उसको बड़े बर्तन में खोलते हुए पानी में रखकर पकाते हैं। भाप क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से छोटे बर्तन को गर्म करती है और भोज्य पदार्थ बर्तन के संपर्क में रहता है, इसलिए ऊष्मा एक बर्तन से स्थानांतरित होकर भोज्य पदार्थ में पहुंचती है और भोज्य पदार्थ पककर तैयार हो जाता है। पुडिंग जो है वो इसी विधि के द्वारा पकाई जाती है। तो यानी अप्रत्यक्ष विधि कैसे हुई? क्योंकि जो भोज्य पदार्थ है वो बर्तन के अंदर बंद है और बर्तन उसके भाप के संपर्क में आ रहा है और ऊष्मा एक बर्तन से स्थानांतरित होकर भोज्य पदार्थ में पहुंचती है और भोज्य पदार्थ भी पककर तैयार हो जाता है। पुडिंग इसी विधि से बनाया जाता है। भोजन को हम भाप के द्वारा बनाते हैं तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। देखिए, सबसे पहले भोजन हल्का, नरम, फूला हुआ और सुपाच्य होता है। भोजन को पकाने में कम समय लगता है और पोषक तत्व भी नष्ट नहीं होते। स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और रोगियों के लिए ये लाभदायक होता है। इसमें समय और ईंधन दोनों की बचत होती है और सबसे बड़ी बात है, सावधान रहने की इसमें आवश्यकता नहीं होती। अतः इस समय का सदुपयोग अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। अब अगर हम इसकी जो बात करते हैं अपना हानियों की, हानि इसके द्वारा क्या होती है? भाप से पकाने के लिए दो बर्तन, यानी कि एक बड़ा चाहिए और एक छोटा, इसकी आवश्यकता होती है। यानी कि जो छोटा बर्तन है वो उसके अंदर फिट होना चाहिए, इस तरीके के उपकरण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, पानी को भाप में बदलने के लिए अधिक समय और ईंधन की आवश्यकता होती है, यानी कि टाइम भी लगता है और गैस भी ज़्यादा लगती है। अब भाप द्वारा ही पकाने की जो कड़ी है उसमें हमारा एक और मेथड होता है, जिसे कि हम बोलते हैं प्रेशर कुकर द्वारा भोजन पकाना। इस विधि के द्वारा भोजन को पकाने में समय और ईंधन की काफ़ी बचत होती है। आजकल हम घरों में भी प्रेशर कुकर का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इसमें एक उपकरण प्रेशर कुकर का उपयोग किया जाता है। इस प्रेशर कुकर में पानी द्वारा उत्पन्न हुई भाप पर वज़न डालकर दबाव डाला जाता है। इस दबाव से पानी के खोलने का जो तापक्रम है वो 120 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ कम समय में आसानी से पक जाते हैं। इस विधि से दाल, चावल, सब्जियां, मांस और दलिया, खिचड़ी और अन्य व्यंजन पकाए जाते हैं। वर्तमान में समय और ईंधन की बचत के लिए प्रेशर कुकर रहने के लिए एक बहुत ही आवश्यक उपकरण बन गया है। प्रेशर कुकिंग के भी कुछ लाभ हैं। देखिए, सबसे पहले तो वही बात, इसमें समय और ईंधन की काफ़ी हद तक बचत होती है। दूसरा, भोजन की पौष्टिकता भी नष्ट नहीं होती। देर से पकने वाले जो मांस, मटर, छोले, दालें जो होती हैं, जैसे कि साबुत उड़द है, चने हैं, राजमा है, ये शीघ्र ही पककर तैयार हो जाते हैं प्रेशर कुकर के द्वारा।
परंतु इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। प्रेशर कुकर महंगे होते हैं, जिसे कि क्रय करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता होती है। और दूसरा, प्रेशर कुकर में जो बनाया हुआ जो भोजन होता है उसको ठंडा होने में समय भी लगता है। तो देखिए, आज मैंने आपको 2 विधियों के बारे में बताया है। भोजन पकाने की हम विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। भोजन को जिस माध्यम से पकाया जाता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जल के द्वारा इसके अंतर्गत 3 विधियाँ, बॉयलिंग हो गया, सिमरिंग हो गया और स्टूइंग हो गया, यानी कि उबालना, खदकाना और भोज्य पदार्थों को स्टू करना। फिर दूसरी जो हमारी जो हमने आज जो विधि करी है वो हमारी कहलाती है भाप के द्वारा भोजन को पकाना, जिसके अंतर्गत प्रत्यक्ष मेथड और अप्रत्यक्ष मेथड, और जो प्रेशर कुकर है वो भी इसी के अंतर्गत ही आता है। तो इन 2 विधियों को आप अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिए और मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी आप बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।